वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि सफलता का मतलब ये नहीं कि आपको कभी विफलता नहीं मिलेगी, आप कभी कहीं हारेंगे नहीं, निराशा नहीं मिलेगी। सफलता का मतलब ये है कि एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर के बाद तीसरा फेलियर मिलने के बावजूद भी आपके संघर्ष में, आपकी कोशिशों में कोई कमी ना आए। ठीक है, आप जिस जोश के साथ में पहली दफ़ा कोशिश करने लगे थे, उसी जोश के साथ में अपने दूसरी दफ़ा, उसी जोश के साथ में अपने तीसरी दफ़ा कोशिश करनी है। चींटी को देखा है जो 1000 बार गिरती है फिर उठ के चलती है, क्या वो जब तीसरी चौथी बार गिर के वापस उठ के चलती है तो क्या उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसका एंथुजियाज्म कम हो जाता है? नहीं ना। उसने, चींटियों का कहते दिमाग नहीं होता, वो इस चीज़ को दिल पे नहीं लगाती कि मैं गिर गई। तो आपको भी इस चीज़ को दिल पे नहीं लगाना कि हम गिर गया, हम निराश हो गया, हम फेल हो गए। ठीक है, आपने क्या करना है, जो हार मिली उससे सीखो, आगे बढ़ो। ओके, हम भी आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। India must have more elite chess tournaments to build on its success। हिंदुस्तान में और ज़्यादा elite मतलब उच्च श्रेणी के चेस टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि वो build on मतलब विकसित करना, जो भी हमें सफलता मिली है उसको और ज़्यादा आगे ले जा सके, उसमें और ज़्यादा सफलता के पहलू ऐड कर सके। डोमा राजू गुकेश विक्ट्री एट द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट इन टोरंटो इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे। हुआ क्या है कि एक डी गुकेश आपने नाम सुना होगा, डोमा राजू नहीं पता तो डी गुकेश तो आपने सुना होगा। ठीक है, टोरंटो में एक कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट का नाम क्या है? कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट। ये एक टूर्नामेंट हुआ, कहाँ हुआ? टोरंटो में। कब हुआ? मंडे को हुआ। तो वहाँ पे जी गुकेश जो है वो जीते हैं, वो विक्टोरियस रहे हैं। इंडियन टाइम के अनुसार बोल रहे हैं अर्ली आवर्स में। रैंक्स अमंग इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स। और ये जो जीत है हिंदुस्तान की अब तक की जितनी भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनके अंदर में अपना नाम शामिल कर पाई है। ठीक है, यानी कि ये विक्ट्री बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारी स्पोर्ट अचीवमेंट्स की लिस्ट में। Later this year, he will play China's Ding Liren for the World Championship। फिर इसी साल में अंत में या बाद में वो दोबारा एक मैच खेलेंगे, किसके साथ में? चाइना के डिंग लिरेन के साथ में। किसके लिए? वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। एज द यंगेस्ट चैलेंजर इन द हिस्ट्री। और ये क्या होंगे? इतिहास में सबसे युवा चैलेंजर होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल के सबसे युवा दावेदार होंगे। इन चेस अनलाइक इन मोस्ट स्पोर्ट्स, चेस में जैसा कि बाकी स्पोर्ट्स में नहीं होता, उसके विपरीत चेस में कुछ ऐसी चीज होती है। द वर्ल्ड चैंपियन हैज द प्रिविलेज ऑफ डिफेंडिंग हिज क्राउन विदाउट प्लेइंग अ सिंगल गेम। जो वर्ल्ड चैंपियन है उसके पास में ये प्रिविलेज होती है, उसके पास में ये विशेषाधिकार होता है कि वो बिना कोई भी टाइटल मैच लड़े, कोई भी गेम खेले, वो अपने ताज को डिफेंड कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसके पास में टाइटल है तो वो, उसको ज़रूरी नहीं है कि एक जो रूटीन जिसमें बाकी चैलेंजर्स को रूटीन से गुजर कर लीग मैचेस खेलने हैं, फिर उसके आगे के मैचेस ग्रुप मैचेस खेलने हैं, ऐसा नहीं करना उनको। वो अपने टाइटल लेके फर्स्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। जैसे मान लो कि अगर पिछले साल वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया का कोई भी ग्रुप मैचेस, लीग मैचेस कुछ खेलने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सीधा अगले बारी जो वर्ल्ड कप होएगा उसमें फाइनल में पहुंची हुई होगी, बाकी लोगों को उस तक पहुंचना है। ठीक है, ये होता है चेस के अंदर में, बाकी गेम्स में नहीं होता, कई गेम्स में नहीं होता, चेस में होता है। While his challenger has to come through the grueling candidates tournament, लेकिन उनका जो चैलेंजर है उसको grueling मतलब कि बड़े कठिन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट से निकल कर आना पड़ता है। तो यहाँ पे डी गुकेश जीते हैं तो मतलब वो चैलेंजर बन गए, यानी कि वो अब इस टूर्नामेंट में लड़ेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे। द फील्ड वॉज एक्सपेक्टेडली टफ इन टोरंटो में जो मैदान था, जो गेम था, वो काफ़ी टफ था, माना जा रहा था कि टफ था। वेयर द वर्ल्ड नंबर 2 एंड नंबर 3, जहाँ पे वर्ल्ड नंबर 2 जिसके पास में टाइटल है, पोजीशन है, वर्ल्ड नंबर 3 जिसके पास में पोजीशन है। पहले वर्ल्ड नंबर 2 पे कौन है? फेबियानो कैरुआना। और वर्ल्ड नंबर 3 पे कौन है? हिकारू नाकामुरा। हैड बिगन एज द फेवरेट्स, ये फेवरेट्स थे, माना जा रहा था कि इनमें से ही कोई जीतेगा इस टूर्नामेंट को। फॉलोड बाय इयान नेपोमनियाची
और इसके बाद में थर्ड फेवरेट कौन थे, इयान नेपोमनाची थे, ठीक है, द विनर ऑफ द लास्ट 2 एडिशंस ऑफ द टूर्नामेंट। और ये कौन है, ये इस जो ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट रहा, इसके जो पिछले 2 संचरण हुए, जो पिछले 2 टूर्नामेंट्स हुए, उनमें ये विजेता रहे। इयान नेपोमनाची जो है ये इन पिछले 2 टूर्नामेंट्स में विजेता रहे थे। Few would have imagined that a 17-year-old from Chennai would finish ahead of them. बहुत ही कुछ लोगों ने ये सोचा होगा, इमेजिन किया होगा कि एक 17 साल का लड़का चेन्नई से आया हुआ वो इन सबसे आगे निकल जाएगा, इन सबसे आगे फिनिश करेगा। Not only is Gukesh exceptionally talented, but he also has a mature head on his shoulders, on his young soldiers. यानी कि ना केवल जो गुकेश हैं वो बहुत talented हैं, बल्कि have a mature head on someone young soldier का मतलब क्या होता है कि युवा होने के बावजूद वो बहुत समझदार हैं, बहुत परिपक्व हैं। His victory further India's stature as the fastest rising country in the world chess. जो इनकी जीत, जो जिस तरह से गुकेश जीते हैं, इसने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा कैसी बना दी है कि चेस की दुनिया में, चेस की वर्ल्ड में सबसे तेजी से विस्तार करने वाली कंट्री बन गई है इंडिया। he was not the only Indian in Toronto. अब टोरंटो में डी गुकेश जो हैं वो इकलौते हिंदुस्तानी नहीं थे। There were 5 हिंदुस्तानी थे जो चेस टूर्नामेंट्स खेल रहे थे। 3 in the open section, 3 इसमें से ओपन सेक्शन में थे, and 2 in the women's section, 2 महिला सेक्शन में थे। And all of them did fairly well, और सबने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। Despite going through slumps in form at some stage, बोल रहे हैं कि हालांकि इनकी फॉर्म में, इनकी जो बोलते हैं ना इनकी फॉर्म खराब हो गई है, किसी क्रिकेटर की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि फॉर्म मतलब वो जिस तरीके से खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बीच में थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इनकी फॉर्म में थोड़े बहुत स्लम्स आए थे एट सम स्टेजेस, कुछ स्टेजेस पे इनकी फॉर्म्स में थोड़े बहुत स्लम्स आए थे, 5 की बात कर रहे हैं। और दी अदर ऑफ द टूर्नामेंट, किसी एक या दूसरे मैच में थोड़ा बहुत लड़खड़ा गए बच्चे बाकी। आर प्रगनंदा एंड विदित गुजराती हैड देयर मोमेंट्स थ्रू दो दे लैक्ड कंसिस्टेंसी। आर प्रगनंदा और विदित गुजराती इन दोनों ने अपने अपना कुछ चीज़ें, अपने अपने मोमेंट्स कुछ जिए हैं, मतलब उनके कुछ सफलताएं उनको बहुत अच्छी मिल रही हैं, हालांकि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, लगातार निरंतर नहीं जीत रहे थे। इन द वुमेन्स इवेंट, विमेन इवेंट में कोनेरू हम्पी सेकंड एंड आर वैशाली फोर्थ शोड रेजिलियंस आफ्टर द डिसअपॉइंटमेंट्स इन द ओपनिंग हाफ। इन दोनों ने रेजिलियंस मतलब मजबूती दिखाई जब इनको फर्स्ट हाफ में, ओपनिंग हाफ में थोड़ी निराशा झेलने मिली, उसके बावजूद इन्होंने बड़ी मजबूती दिखाई। Tan Zhongyi was the runaway winner and she has ensured the Women's World Championship will remain in China. Tan Zhongyi जो है वो रनअवे विनर थे, रनअवे विनर मतलब क्लियर विनर, इजी विनर थे, ठीक है। एंड शी हैज, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो चाइना में ही रहेगी। हर ओपोनेंट इज जू वेनजुन, उनके ओपोनेंट कौन है, जू वेनजुन है, तो वो भी चाइना के ही हो सकते हैं शायद। Gukesh has an excellent chance to prevent China from making it a double yet again. तो गुकेश के पास में बहुत अच्छा बढ़िया चांस है कि वो 2 सफलताएं हासिल करने से चूक जाए, ठीक है। यानी कि अगर गुकेश ने, क्योंकि 2 तो चाइना विमेन जो चेस टूर्नामेंट होएगा उसमें तो जो रेनिंग चैंपियन है, करंट चैंपियन है, वो भी चाइना का ही है, और जो उसको चैलेंजर है वो भी चाइना का ही है। लेकिन तो इसमें तो अगर जब मान लो जो करंट चैंपियन है वो जीत भी जाता है या वो हार भी जाता है तो भी चाइना में ही रहेगा। लेकिन अब मेंस टूर्नामेंट में, मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर बात करें तो ओपोनेंट हिंदुस्तानी है, अगर वो जीत जाते हैं, गुकेश जीत जाते हैं, तो चाइना के पास में डबल विक्ट्री का चांस नहीं रहेगा। Now, though it is time for India to celebrate his spectacular feat, बोल रहे हैं हालांकि अभी क्या है, अभी ये समय है कि उनकी ये जो बहुत उम्दा उल्लेखनीय विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट किया जाए। Then the chess federation, the government and the corporate world could think of ways to retain India's momentum in chess. फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं, चेस फेडरेशन, हिंदुस्तानी सरकार और कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड
के लोग जो इस फील्ड में या हिंदुस्तान के हित में कुछ करना चाहते हैं वो इस चीज़ के ऊपर सोच विचार कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान का जो मोमेंटम है, हिंदुस्तान की जो पकड़ है चेस में, उसको बनाए रखा जाए, उसको बरकरार रखा जाए। गुकेश had qualified for the candidates after playing a super grandmaster tournament in Chennai in December। बोल रहे हैं गुकेश जो है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कब कर पाए, जब एक सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट हुआ चेन्नई में दिसंबर में, ठीक है, उसमें उन्होंने क्वालिफाई करा किसके लिए, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए। That hastily conceived tournament served its purpose। तो ये जो जल्दी में कल्पना की गई, जल्दी में बनाया गया, जल्दी आनन फानन में जो ऑर्गेनाइज किया गया टूर्नामेंट था, इसका पर्पस जो है, इसका जो मकसद था वो पूरा हो गया। विदाउट इट गुकेश सिंपली वुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक इट टू टोरंटो। इसके बिना गुकेश जो है वो टोरंटो का रास्ता नहीं नाप सकते थे, नहीं पार कर पाते, टोरंटो नहीं पहुंच पाते। But what is equally significant is the fact that it was India's first ever tournament of its kind। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण ये जानना भी है कि हिंदुस्तान का इस तरीके का पहला टूर्नामेंट था, यानी कि हिंदुस्तान में इस तरीके का पहला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। When the 5-time world champion विश्वनाथन आनंद was among the world's top players for decades। जब 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद दुनिया के टॉप रैंकिंग प्लेयर्स में शामिल थे कई दशकों तक, लगभग एक दशक तक, he had not got an opportunity to play even once in a tournament like that in India। तो उनको एक बार भी हिंदुस्तान में इस तरीके किसी टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला, यानी कि हिंदुस्तान चेस की फील्ड में बहुत पीछे है अभी। The only world class tournament in India is the one organized by Tata Steel in Kolkata। जो इकलौता वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट हिंदुस्तान में होता है वो टाटा स्टील द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है कोलकाता में। बट द फॉर्मेट इज स्पीड चेस। लेकिन उनका जो मकसद होता है, जो उनका फॉर्मेट होता है वो स्पीड चेस होता है, नॉट द क्लासिकल वेराइटी एम्प्लॉयड एट द कैंडिडेट्स एंड द वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन जो ये स्पीड चेस है वो तो जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट या वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें नहीं किया जाता, खेला जाता, उसमें तो जो हमारा क्लासिकल वे ऑफ प्लेइंग है वो चलता है। देयर शुड बी मोर एलाइट टूर्नामेंट्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में और ज़्यादा हमें एलाइट यानी कि उच्च स्तर के टूर्नामेंट्स करवाने की ज़रूरत है। तो ये था पैसेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डी गुकेश, हमारे लिए एक नई विक्ट्री लेकर आए हैं और अच्छी विक्ट्री लेकर आए, और हमारा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप लाने का सपना जो है हमारे आंखों को वो दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Based on the passage, which of the following statements best reflects the implications of D. Gukesh's victory at the candidates chess tournament? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो डी गुकेश ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है उसकी विक्ट्री को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं। कौन से स्टेटमेंट्स हैं? पहला है डी गुकेश विक्ट्री सिग्निफाइज इंडियाज पोटेंशियल टू बिकम अ लीडिंग नेशन इन चेस वर्ल्ड वाइड। सही है, ये डी गुकेश जिस तरीके से जीते हैं तो हम एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दावेदार बन गए हैं। दूसरी चीज, इन विक्ट्री से ये पता चल रहा है कि हिंदुस्तान जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है चेस की फील्ड में। ठीक है, करेक्ट है, फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। डी गुकेश अनएक्सपेक्टेड विन इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू द लैकलस्टर परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स, कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा इसलिए डी गुकेश जीत गए, अदरवाइज वो नहीं जीत पाते। तो ये इनकरेक्ट है। उन्होंने बाकी प्लेयर्स ने, जाहिर सी बात है कोई भी प्लेयर है वो हारने की मंशा से नहीं गया होगा। ठीक है, और ये ऐसा गेम नहीं है चेस जिसमें आप लक के बेसिस पे काम करें या फिर बैट बॉल पे हिट नहीं करी, हमने घुमाई तो जोर से थी, उस तरीके की यहाँ पे टेक्निक्स नहीं चलती। यहाँ पे आपको ब्रेन यूज करना पड़ता है। तो दूसरे प्लेयर्स ने भी जाहिर तौर पे अच्छा प्ले किया होगा। ठीक है, डी गुकेश ने और ज़्यादा एक्सेप्शनली वेल प्ले किया था इसलिए वो जीते, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। The victory is indicative of the mature approach and exceptional talent गुकेश possesses। बोल रहे हैं कि ये जो जीत है वो दिखाती है, दर्शाती है कि डी गुकेश जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत मेच्योर अप्रोच रखते हैं, सेटिंग हिम अपार्ट फ्रॉम हिज कॉम्पिटिटर्स, जिसकी वजह से वो अपने प्रतिद्वंदियों से अलग खड़े होते हैं, अलग दिखाई देते हैं। तो करेक्ट है ये। ठीक है, सो 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
What can be inferred about the overall performance of Indian contingent at the candidates chess tournament in Toronto? तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में ये कहा गया कि भाई उनने बहुत रेजिलियंस दिखाया, उनने बहुत अच्छा प्ले करा, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बट स्टिल उनने बहुत अच्छा गेम एक दिखाया है. The Indian players included D. Gukesh demonstrated remarkable resilience and capability by performing well overall. Correct है ये. Despite occasional slumps in form, the presence of multiple Indian players in both men's and women's section indicates a broad-based advancement in skill levels. ये भी correct है. The inconsistent performance of players like R. Praghananda and Vedit Gujarati overshadowed the achievements of other Indian participants. ये incorrect है कि इन दोनों ने क्योंकि अच्छा प्ले नहीं करा, कंसिस्टेंसी के साथ में गेम्स नहीं खेले, इस वजह से जो बाकी लोगों की विक्ट्रीज थी, बाकी प्लेयर्स की विक्ट्रीज थी, वो भी नज़रअंदाज कर दी गई. तो ये इनकरेक्ट है. सो 1 and 2 आर करेक्ट. 1 and 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट. According to the passage, what significant benefit did the Super Grandmaster tournament in Chennai offer to D. Gukesh? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट दिया गया सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जो चेन्नई में हुआ उसकी वजह से डी गुकेश को. तो वो क्वालिफाई ही उसकी वजह से कर पाया ना कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए. अगर वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते. Hosting the tournament allowed D. Gukesh to qualify for the candidates tournament in Toronto, which he could not have entered without this critical local opportunity. बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. टोन कैसी है पैसेज की? तो टोन में पैसेज में जो राइटर हैं वो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडियन टीम के, जो इंडियन जो कंटिजेंट वहाँ पे गया है उसको पूरे को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं. बोल रहे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आए परफॉर्मेंसेस में, लेकिन फिर भी उनकी जो विक्ट्रीज हैं, उनने जो उनके लॉस थे उनको हाईलाइट होने नहीं दिया. ठीक है. और काफ़ी अच्छा सभी प्लेयर्स ने परफॉर्म करो. और हमारे पास अब एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने देश में इस तरीके के टूर्नामेंट्स और ऑर्गेनाइज करें ताकि हमारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिले और हम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग चेस नेशन बन सकते हैं. ठीक है. सो ऑप्टिमिस्टिक ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The challenges faced by chess players at the international level. तो हमने उनके challenges की तो बात करी नहीं. The rapid rise of India as a powerhouse in the world chess. बिल्कुल करेक्ट है. बोलो ना कि भाई इंडियन प्लेयर्स काफ़ी अच्छा प्ले कर रहे हैं, उनके पास में अपॉर्चुनिटी है और इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बन रहा है इन द फील्ड ऑफ चेस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. A price-sensitive nation that India is a whole gamut of decisions, including election results, depend on the cost dash. बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जितना बड़ा प्राइस सेंसिटिव नेशन है, यानी कि हर चीज़ जो है वो कीमत के ऊपर आके रुक जाती है, राइट. तो उसके बावजूद जो ये पूरा डिसीजन है, पूरी रेंज ऑफ डिसीजन है, गैमेट मतलब रेंज किसी चीज़ की, कंप्लीट स्केल, कंप्लीट रेंज किसी चीज़ की, तो डिसीजंस की जो पूरी रेंज है, चाहे वो इलेक्शन रिजल्ट्स हों, चाहे कुछ और, वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे. कौन से कॉलेज में जाना है, यार हमारा बजट इतना बन रहा है ना, अच्छा कॉलेज हम शायद इतना महंगा कॉलेज हम अफोर्ड ना कर पाए, तो हमारा बजट इतने का बन रहा है तो हम इस कॉलेज में एडमिशन, इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो हमारा बजट इतना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, वो बैठ रहा है, ये कर सकते हैं. शादी कितने कैसे करनी है, इतना बजट बैठ रहा है, सब कुछ प्राइस के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. Obviously, high prices of essential commodities play an important role in deciding voter preferences. जाहिर सी बात है कि अगर ज़रूरी सामानों की, पदार्थों की, कमोडिटीज़ की कीमतें बहुत हाई होंगी तो वोटर को अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफरेंसेस करने में, ये चूज़ करने में कि भाई मैंने किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी ने महंगाई ज़्यादा कर दी है, वो आसानी होती है. दो factors like caste, religion and anti-incumbency do have an impact. लेकिन फिर भी ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उसके अलावा भी कुछ पहलू ऐसे हैं, जैसे कि कोई लोग हैं वो अपने कास्ट के बेसिस पे वोट देते हैं, कुछ लोग हैं जो रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन के नाम पे वोट देते हैं, कुछ लोग हैं जो एंटी इनकम्बेंसी, मतलब कि जो अभी करंट रेनिंग सरकार है हम इससे नाखुश हैं, हम इनको वोट नहीं देना चाहते, हम इस बार दूसरे किसी को मौका देना चाहते हैं. तो उस
इरादे से इन सब चीज़ों के ऊपर भी प्रभाव, इन सब चीज़ों की वजह से भी प्रभाव पड़ता है। एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस आर एन इमीडिएट कंसर्न विद द पावर टू टिल्ट इलेक्शन रिजल्ट्स। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद होने के बावजूद भी, इन सब फैक्टर्स के अहम होने के बावजूद भी, जो ज़रूरी सामानों की प्राइजेस हैं उनको कम करना, उनको टिल्ट करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, ये किसी भी सत्ताधारी पार्टी का कंसर्न हो सकता है इलेक्शन रिजल्ट्स को झुकाने के लिए अपनी तरफ। Acknowledging this piece of traditional wisdom, Union Consumer Affairs Minister Piyush Goyal has dashed to keep the prices of essential food items stable during the elections. तो इन सब चीज़ों को मानते हुए, जो ट्रेडिशनल हमारा विजडम है, ज्ञान की एक एडवाइस है, ज्ञान की वर्धक बातें हैं, इसको एक्नॉलेज करते हुए, मानते हुए, यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने हैज डैश टू कीप द प्राइजेस, कोशिश की है कि प्राइजेस को रखा जाए, प्रयास किया है कि प्राइजेस को रखा जाए। कहाँ रखा जाए? एसेंशियल फूड आइटम्स के प्राइजेस को इलेक्शंस के दौरान में स्टेबल रखा जाए। The government has contributed in the last few years about 28,000 crore to the price stabilization fund in the fight against food inflation. बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए जो है लगाए हैं प्राइजेस को स्टेबल करने के लिए और फूड इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई के ऊपर मार करने के लिए 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। This commitment highlights the government's determination to prioritize the welfare of its citizens. बोल रहे हैं कि ये जो सरकार का कमिटमेंट है, वचन है, सरकार जो अपने आप को वचनबद्ध मानती है, कि ये हाईलाइट करता है, इशारा करता है, रेखांकित करता है कि सरकार कितनी डिटर्मिन्ड है, कितनी दृढ़ निश्चय से काम कर रही है कि भाई लोगों की भलाई, लोगों का वेलफेयर जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। The minister's assurance underlines the significance of food security in our nation's socio-political dynamics. जो मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने आश्वासन दिया है, ये भी कुछ चीज़ रेखांकित करता है। क्या रेखांकित करता है? कि फूड सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के सामाजिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स के लिए। ठीक है, समाज खुश तभी पॉलिटिशियंस को मौका मिलेगा, वरना पॉलिटिशियंस भी दुखी हो जाएंगे, राइट। तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। Essential food items form the dash of sustenance for millions of households across India. Essential food items जो हैं form the, वो आधार बन सकते हैं, form the basis of हो सकता है। किस चीज़ का basis? Sustenance. Sustenance मतलब जो हमारे नरिशमेंट का सोर्स है, ठीक है, हमारे नरिशमेंट का, न्यूट्रिशन का, स्ट्रेंथ का सोर्स है। किसके लिए? मिलियंस ऑफ हाउसहोल्ड्स अक्रॉस इंडिया, हिंदुस्तान के करोड़ों लाखों की आबादी वाले घरों में ये जो है एसेंशियल फूड आइटम्स, ये आधार होते हैं। किस चीज़ का आधार होते हैं? मजबूती का, नरिशमेंट का, इन सब चीज़ों का आधार होते हैं। Any volatility in prices can have far-reaching implications. कुछ भी अगर उतार चढ़ाव आता है, इसमें कुछ भी अगर अनिश्चितता आती है प्राइसेस में, तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, खास तौर पे कमज़ोर वर्ग के लिए, रिस्क पर जो लोग हैं उनके लिए। इलेक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज स्पेंडिंग एंड पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स, बोल रहे हैं इलेक्शंस जो कि बढ़ते हुए खर्च से, बढ़ते हुए किस चीज़ पे खर्च हो रहा है? इलेक्शन कैंपेनिंग पे। तो उससे जो इनकी क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होता है कि कौन सी पार्टी जो है कितना खर्च कर रही है, कितना करने को तैयार है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंपेन्स होते हैं उससे ऑफन कोइंसाइड विद द फ्लक्चुएशंस इन कमोडिटी प्राइसेस। ये अक्सर कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उनमें जो वेरिएशन आता है, उनमें जो उतार चढ़ाव आता है, उसके साथ में कोइंसाइड करते हैं। Such fluctuations can arise due to various factors. ऐसे जो उतार चढ़ाव हैं वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जिसमें सप्लाई चेन में कुछ अगर कमी आ गई है तो वो भी शामिल है। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग एंड इंक्रीज डिमांड। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग मतलब जिसमें हाई रिस्क हो लॉस होने का, वैसी ट्रेडिंग करना, या फिर डिमांड का बढ़ जाना। इन सभी चीज़ों की वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आता है, वेरिएशन आता है। In this context, Goyal's commitment to dash
spikes in essential food item prices during elections signals the government's dash approach बोल रहे हैं। और इसी कंटेक्स्ट में इससे जुड़ा हुआ जो गोयल जी का कमिटमेंट है, वादा है क्या करने का, टू डैश स्पाइक्स, कम करने का, जो एसेंशियल फूड आइटम्स में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम करने की बात हो सकती है, स्टेबल रखने की बात हो सकती है। ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान पे इन चीज़ों को, स्पाइक्स को, एसेंशियल फूड आइटम्स की स्पाइक्स को एक लेवल पे रखने के लिए, कम करने के लिए जो भी ये वादा किया जा रहा है, ये इशारा करता है कि सरकार का डैश अप्रोच, कैसी अप्रोच है सरकार की, टू मिटिगेट पोटेंशियल हार्डशिप्स फेस्ड बाय द पॉपुलेस, जो जनता के द्वारा परेशानी झेली जा रही है उसको कम करने की उनकी अप्रोच है। अब सबसे फर्स्ट आ जाते हैं हम कि द प्राइस सेंसिटिव नेशन that India is, a whole gamut of decisions including election results depend on the costs dash, costs proposed मतलब जो प्रस्तावित की गई, aggregated जो बढ़ी हुई हैं, जो एवरेज है, ठीक है, एक्रूड का मतलब होता है जो बढ़ रही हैं या जो जमा हो रही हैं उनकी बात कर जा रही है। ऑन द कॉस्ट एक्रूड, ऑब्जर्व्ड मतलब किसी चीज को देखना, तो यहाँ पे जो कॉस्ट जमा हो रही है, बढ़ रही है, उसकी बात की जा रही है, तो कॉस्ट की जो बढ़ोतरी है उसके ऊपर निर्भर करता है। Acknowledging this piece of traditional wisdom, Union Consumer Affairs Minister Piyush Goyal has to keep the prices of essential food, has pledged, कसम खाई है, शपथ खाई है, arranged, व्यवस्था करी है, assisted मतलब सहारा दिया है, मदद करी है, और unrestrained का मतलब होता है अनियंत्रित कर दिया, तो उन्होंने कसम खाई है, शपथ ली है कि वो इन प्राइसेस को इलेक्शंस के दौरान में स्टेबल रखेंगे। Essential food items from the dash of sustenance for millions। वॉर जोन मतलब युद्ध का क्षेत्र, तो युद्ध का क्षेत्र तो नहीं बनाते। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है किसी चीज का बेस रखना, किसी चीज का मूलाधार जो होता है, ठीक है, तो फॉर्म दी कॉर्नरस्टोन। प्रोन मतलब उसके प्रति झुकाव है, उस कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, तो यहाँ पे कॉर्नरस्टोन यानी कि आधार रखा गया है ना उसका, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन दिस कंटेक्स्ट गोयल्स कमिटमेंट टू डैश, जो इस कंटेक्स्ट में गोयल का कमिटमेंट है, डिस्करेजिंग मतलब हतोत्साहित करना, एवर्टिंग मतलब रोकना, टालना, फ्लीटिंग मतलब अस्थायी, और एक्यूमुलेटिंग मतलब इकट्ठा करना, तो यहाँ पे उसको रोकने की बात की जा रही है ना, सो ऑप्शन बी एवर्टिंग इज करेक्ट। In this context, commitment to averting spikes in essential food item prices during election signals the government's dash proactive मतलब होने से पहले, यानी कि तैयारी की संभावना, ठीक है, होने से कोई चीज़ पहले आप करने लग जाए, यानी कि आप उस आने वाली आपदा के लिए पहले ही तैयार हैं, तो गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव अप्रोच टू मिटिगेट पोटेंशियल हार्डशिप्स, ठीक है। इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना। पर्सपेक्टिव मतलब ओपिनियन, दृष्टिकोण। अनप्रोडक्टिव यानी कि जिसका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रोएक्टिव इज करेक्ट। अब पैराजंबल का क्वेश्चन है, ऑफ पॉइजनस लिकर इन पंजाब संगरूर डिस्ट्रिक्ट, कुछ हुआ है पॉइजनस लिकर की वजह से पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। द 21 डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू द कंजम्पशन ऑफ पॉइजनस लिकर, ठीक है, जो 21 मौतें हुई हैं वो किसकी वजह से हुई हैं, पॉइजनस जहरीली शराब पीने की वजह से। कहाँ पे, पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। ऑफ द इलिसिट लिकर ट्रेड, किसी के बारे में, इलिसिट गैर कानूनी, लिकर शराब का व्यापार के बारे में। आर अ ट्रैजिक रिमाइंडर ऑफ द इनॉर्मिटी, ये ट्रैजिक दुखद रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब याद दिलाता है किस चीज का, इनॉर्मिटी भव्यता, कितना बड़ा ये मसला है, क्या मसला है बड़ा, ऑफ द इलिसिट लिकर ट्रेड, कितना बड़ा ये गैर कानूनी लिकर ट्रेड का मसला है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है कि जो 21 लोगों की डेथ हुई है, द 21 डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू द कंजम्पशन ऑफ पॉइजनस, यानी कि क्यू के बाद में पी आएगा, डिस्ट्रिक्ट, आर अ ट्रैजिक रिमाइंडर, ऐसा आएगा, ऑफ इलिसिट लिकर ट्रेड, आर, क्यू पी एस आर
ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिसेंटली आर शाइनिंग एग्जाम्पल, अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है वो एक शाइनिंग एग्जाम्पल है किस चीज का? द इंडियन नेवी टू फ्री द मर्चेंट वेसल्स MV रुआन फ्रॉम पायरेट्स इन द अरेबियन सी। इंडियन नेवी का जो प्रयास था किसको फ्री करने का, छुड़ाने का, एक मर्चेंट वेसल, वेसल मतलब जहाज होता है, ठीक है, वेसल मालवाहक जहाज को बोलते हैं, MV रुआन उसका नाम था, ठीक है। कहाँ से छुड़ाया गया? अरेबियन सी में जो पायरेट्स थे उनसे छुड़ाया गया। द जॉइंट एफर्ट्स मेड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी, जॉइंट मतलब दो चीजें, दो संस्थान जुड़े हुए हैं, एक तो इंडियन एयरफोर्स हो गया, दूसरा इंडियन नेवी हो गया, यानी कि हमें पता चल गया कि आर स्टेटमेंट के बाद में क्यू स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे क्यू पहले लिखा है, इनकरेक्ट है, क्यू पहले लिखा है, इनकरेक्ट है, क्यू पहले लिखा है, इनकरेक्ट है, यानी कि एक ही बच गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो वही हमारा आंसर होएगा। ऑफ इफेक्टिव मैरिटाइम सिक्योरिटी मेजर्स, शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव, ठीक है। तो शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मैरिटाइम सिक्योरिटी मेजर्स एंड इंटर सर्विस कोलैबोरेशन, RQPS, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगेन पैराजम्पल का क्वेश्चन है, इवन दो द SC मेंटेन दैट इट डिडंट वांटेड अ कन्फ्रंटेशन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें कोई मतभेद नहीं चाहिए, देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर द जजमेंट्स ऑफ दिस कोर्ट, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं किए जा रहे हम इस कोर्ट के फैसलों को, इट सेड, उसने कहा। वार्निंग दी सेंटर ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन, और केंद्र को चेतावनी दी कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन चलाया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाएगा। इट्स observation that the government was attempting to emasculate tribunals by not making the appointments reflects its frustration बोल रहे हैं कि उन्होंने पाया कि सरकार जो है वो प्रयास कर रही है emasculate मतलब किसी चीज से वंचित रखना, ट्रिब्यूनल्स जो भी संस्थाएं हैं उनको वंचित रखने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई अपॉइंटमेंट्स ना करके वो दर्शाता है उनकी फ्रस्ट्रेशन, किसकी फ्रस्ट्रेशन? सरकार की फ्रस्ट्रेशन। The Supreme Court's outburst over inordinate delay in filling up around 250 vacancies in various tribunals has given rise to apprehensions about a face-off between the government and the judiciary. बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई, गुस्सा जाहिर करा, क्रोध जाहिर करा, किस चीज के प्रति? इनऑर्डिनेट मतलब अनयूजुअल जो डिले किया गया, किसमें किया गया? 250 वैकेंसीज हैं अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग संस्थाओं में, उनको फिल नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? इसने एक मतभेद खड़ा कर दिया है। एप्रीहेंशन मतलब डर का, एंजाइटी का माहौल, कुछ अनप्लेजेंट होने की संभावना। कैसा, क्या चीज अनप्लेजेंट? फेस ऑफ, आमने सामने खड़ा कर दिया है जुडिशरी और सरकार को। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है घटनाक्रम की शुरुआत बता रहा है कि भाई वो लोग अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहे, इस वजह से जुडिशरी जो है वो गुस्सा है और वो लोग चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट्स करें, इसलिए वो दोनों आमने सामने हो गए हैं, ठीक है। एस फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी में है, सी में है, डी में है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा पी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें कोई भी मतभेद नहीं चाहिए, ठीक है, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन फिर भी अपनी ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने पाया है कि सरकार जानबूझ के इन पदों को खाली रख रही है और ये दर्शाता है उनकी फ्रस्ट्रेशन को, ठीक है। क्योंकि कोई भी देयर इज नो रिस्पेक्ट, कोई भी वो बोल रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार जो है वो हमारे किसी भी फैसले को मानती नहीं है, हमारे किसी भी फैसले को सम्मान नहीं करती, और हम उनके ऊपर कंटेम्प्ट का एक्शन का वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आपके ऊपर अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन चलाया जाएगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? SPRQ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन द रीजन, इस इलाके में, द स्कूल्स ऑफ कपूरथला पंजाब, कुंजपुरा हरियाणा, सुजानपुर तिहरा हिमाचल प्रदेश एंड नगरोटा JNK have opened the doors to girl cadets in class 6
फ्रॉम द करंट एकेडमिक सेशन। तो बोल रहे हैं इस इलाके में, इस रीजन में, इस एरिया में, क्षेत्र में स्कूल कपूरथला पंजाब के स्कूल, कुंजपुरा हरियाणा के स्कूल, सुजानपुर टेहरा हिमाचल के स्कूल और नगरोटा JNK के स्कूल्स ने गर्ल कैडेट्स के लिए वैकेंसीज ओपन करी हैं, उनके दरवाजे खोल दिए हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स इस एकेडमिक सेशन के लिए। हरियाणा, known for producing gritty sports women, have entered the portals of कुंजपुरा स्कूल। हरियाणा जो जाना जाता है बहुत ही उम्दा स्पोर्ट्स वुमेन प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी अब कुंजपुरा स्कूल के दरवाजे पे खड़ा है, वो वहाँ से उनने भी शुरुआत करी है। द इनिशियल एडमिशन ट्रेंड्स आर एनकरेजिंग। जो शुरुआती एडमिशन ट्रेंड्स देखने मिले हैं, रुझान देखने मिले हैं, वो बहुत प्रोत्साहित करने वाले हैं। वाइल अ ट्राइबल गर्ल फ्रॉम लाहौल हैज क्रैक्ड द टफ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट टू सिक्योर अ सीट इन सुजानपुर टेहरा, 10 गर्ल्स ऑफ हरियाणा known for producing sports women have entered the portals of कुंजपुरा स्कूल। ठीक है, समझ में आ गया कि आर के बाद में क्यू आएगा, बिकॉज आर जो है क्यू स्टेटमेंट जो है वो आर को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो आर के बाद में क्यू आएगा, ये तो पता चल गया। बोल रहे हैं शुरुआती, तो क्योंकि एक ट्राइबल लड़की, लाहौल से एक ट्राइबल लड़की ने ये टफ कंपटीशन एग्जाम जो है पास कर लिया और सुजानपुर टेहरा में अपनी एक सीट पक्की कर ली। वहीं 10 लड़कियां हरियाणा से, जो कि वैसे ही बहुत बहादुर होनहार स्पोर्ट्स वुमेन निकालने के लिए, पैदा करने के लिए जाना जाता है, उस वहाँ पे भी उनके जो कुंजपुरा स्कूल है वहाँ पे 10 लड़कियां एंट्री कर चुकी हैं। buoyed by the successful experiment of admitting girl cadets in the मिजोरम सैनिक स्कूल। अब पता चला कि बात पूरे कौन से स्कूल्स की हो रही है, क्योंकि स्कूल्स में तो लड़कियां पहले भी जाती थी, लेकिन ये सैनिक स्कूल में लड़कियों की एंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं उछाल देखने मिला है। एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने कि भाई मिजोरम के सैनिक स्कूल में 2018-19 के बैच में गर्ल्स कैडेट को एडमिट किया था, उसकी सफलता को देखते हुए जो हम ऊपर उठे हैं, एंड द टेंटेटिव स्टेप्स टेकन सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद में जो कदम उठाए गए हैं बाय मोर स्कूल्स टू फॉलो सूट, इसी कदम में चलते हुए और स्कूल्स ने जो कदम उठाए हैं। द गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में सरकार ने फाइनली डिसाइडेड टू अलाउ और 33 सैनिक स्कूल्स इन द कंट्री टू टेक इन गर्ल्स एंड इवन रिजर्व 10% सीट्स फॉर देम। सरकार ने ये फैसला किया कि सारे के सारे जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं देश भर में, उनमें गर्ल कैडेट्स को एंटर किया जाएगा, और हालांकि उनके लिए 10% सीट्स भी रोक के रखी, रिजर्व कर दी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें एक बेस पता चला कि हम जो सैनिक स्कूल्स हैं उनके अंदर गर्ल कैडेट्स की एंट्री की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में बोलेगा कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ। इस एरिया में कपूरथला पंजाब, कुंजपुरा हरियाणा, सुजानपुर टेहरा हिमाचल प्रदेश और नगरोटा के स्कूल जो हैं, इन्होंने अपने करंट एकेडमिक सेशन के लिए क्लासेस में एडमिशन जारी कर दिए हैं। ठीक है, अब इनिशियल रुझान जो है वो बहुत रोचक है, क्योंकि एक ट्राइबल लड़की ने एग्जाम क्रैक करा है और सुजानपुर टेहरा स्कूल में अपनी सीट पक्की करी है, वहीं 10 लड़कियां हरियाणा से अपनी सीट पक्की करके कुंजपुरा स्कूल में गए हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, SPRQ, SPRQ, SPRQR, SPRQ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पियानो टीचर, अब यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, ठीक है, अंडरलाइंड है, उनमें से मिस स्पेल्ड वर्ड जो है वो हमें ढूंढना है। पियानो की स्पेलिंग करेक्ट है, इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग करेक्ट है, एनकाउंटर की स्पेलिंग ENCOUNTER, एनकाउंटर, ठीक है, ये होता है, ना कि एनकाउंटर। ठीक है, शी हैड विद अ यंग लेडी, एनकाउंटर मतलब इंटरेस्टिंग, एनकाउंटर मतलब कुछ किस्सा हुआ, कुछ एक हादसा हुआ, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। लेडी हु केम टू इंक्वायर अबाउट द म्यूजिक लेसन्स, तो यहाँ पे इनकाउंटर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। द एग्जीक्यूटिव्स वर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विदाउट एनी सक्सेस। रनिंग अराउंड इन सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, अचीविंग मैक्सिमम माइलेज इनकरेक्ट। सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट लॉसेस, नो। Successfully accomplishing target, no. Putting efforts into something that does not give a worthwhile result, option D is correct. Many great people born in that village, तो बहुत सारे लोग
बॉर्न हुए तो क्या आ जाएगा, वर बॉर्न, ठीक है, प्लूरल आ जाएगा, वॉज बॉर्न नहीं आएगा, वर बॉर्न इज करेक्ट। इस तो प्रेजेंट में नहीं बॉर्न हो रहे, पहले हुए थे, सो ऑप्शन डी वर बॉर्न इज करेक्ट। अब इस गिवन सेंटेंस में एक एरर है, हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ही वॉज केयरफुलेस्ट while stealing the crown jewels। तो देखो सबसे पहली बात तो केयरफुलेस्ट नहीं होता, केयरफुल का अगर वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, सुपरलेटिव फॉर्म बतानी है तो आएगा क्या, मोस्ट। अगर कंपैरेटिव फॉर्म बतानी है तो आएगा मोर, ठीक है। हमें वो सबसे ज़्यादा केयरफुल था उस टाइम पे ये बताना है, तो क्या आएगा, ही वॉज मोस्ट केयरफुल, ही वॉज मोर केयरफुल। कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है, ही वॉज मोस्ट केयरफुलर नहीं आएगा, he was carefuler नहीं होगा, he was most careful while stealing the crown jewels। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेजिटेट मतलब संकोच करना, झिझकना, इसका सिनोनिम क्या होगा, ब्लैबर मतलब बकबक करना। रिकॉयल मतलब पीछे हटना। कंसील मतलब छिपाना। फॉल्टर मतलब डगमगाना, अटकना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, क्या होता है, प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, बचाव ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आर गार्बेज इन देम, ठीक है। तो एरर तो प्रिजर्वेशन में थे, हमें करेक्टली स्पेल्ड पूरा, किसी में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, वो स्टेटमेंट ढूंढना है। वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन, इनकरेक्ट है, ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट, डंपिंग नहीं होता, डंपिंग होता है, ING, ये वाले स्पेलिंग करेक्ट है। वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आर गार्बेज इन देम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉल इट अ डे मतलब आज के दिन का काम अब खत्म करते हैं, ठीक है। सो टू हैव ग्रेटेस्ट डे एवर, नो, टू स्टॉप वर्किंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टर्न का मतलब होता है बड़ा कठोर, बड़ा हार्श, बड़ा रिग्रस। एंटोनिम क्या होगा, सॉफ्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्टेबल मतलब स्थिर। सिंसियर मतलब ऑनेस्ट। प्रोफाउंड मतलब गहरा। और लीनियंट मतलब बड़ा ही मर्सीफुल, टॉलरेंट। ऑप्शन डी, लीनियंट इज द एंटोनिम फॉर स्टर्न। हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट टू सी। वो चाहते थे कि वो समुद्र में जाए, तो ही शुड वेंट तो मतलब पास्ट की घटना होगी, गो वेंट गॉन, ठीक है। गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे वो जाए, फ्यूचर की बात करें, वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड क्या करे, गो, ही शुड गो टू सी। तो गो टू क्या आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट इज ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव्ड पास्ट की घटना है। हम एक जेनरिक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ज़रूरी है प्रोफेशनल लोगों के लिए कि वो इंग्लिश सीखें ताकि वो नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएँ। तो प्रोफेशनल्स फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द टिग्रिस that was killed by the villagers was not only a man-eater, साथ में क्या होता है, but also a mother, but also option B is correct. That's all, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।